नमस्कार। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 79 प्रत्याशियों की सूची 2 बार में जारी कर दी। पहली सूची में बीजेपी ने जिन सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित किए वहां बीजेपी के विधायक नहीं हैं। वहीं दूसरी सूची जो बीजेपी की आई उसमें कई बड़े नाम के कारण यह सूची चर्चाओं में रही, जैसे नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते और 6 सांसद। इसके अलावा चौंकाने वाला नाम राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का भी रहा, जिनको इस बार विधानसभा चुनाव में उतारा गया है। बीजेपी ने अभी तक 79 सीटों पर सिर्फ 3 विधायकों का टिकट काटा है। बाकी अन्य सीटों पर कांग्रेस और बीएसपी का कब्जा था। जिन 3 सीटों पर विधायकों के टिकट काटे गए हैं उनमें मैयर, सीधी और नरसिंहपुर शामिल हैं। सीधी में सांसद को दे दिया। मैयर में बगावत के सुर अपनाने वाले नारायण त्रिपाठी अब चले गए, जिनकी जगह श्रीकांत चतुर्वेदी को कैंडिडेट घोषित कर दिया गया। हालांकि आपको बता दें कि प्रदेश नेतृत्व चाहता था कि नारायण त्रिपाठी बने रहें। नारायण त्रिपाठी के मैयर को जिला बनाने की बात भी मान ली गई थी। कुछ और बातें थी जिन्हें संकेतों में मान लिया जाता और फिर नारायण त्रिपाठी बीजेपी से चुनाव लड़ते, लेकिन दिल्ली ने कहा कि जनाब आंखें तो नहीं दिखा पाओगे। मतलब शुद्ध भाषा में रंगबाजी नहीं चल पाएगी। रंगबाजी किसी की भी हो, चाहे वो दिल्ली में बैठा नेता हो प्रदेश का, या फिर प्रदेश का बैठा सबसे बड़ा नेता हो, या संगठन में बैठा कोई भी नेता हो, लेकिन रंगबाजी नहीं चल पाएगी। जिसमें जितना दम जमीन पर विधानसभा में उतनी ही बात होगी। नरसिंहपुर से जो विधायक जालम सिंह पटेल है उनका टिकट कट गया। उनके भाई प्रहलाद पटेल को टिकट दे दिया गया। सीधी से आपको पता है कि केदारनाथ शुक्ला का टिकट कट गया है। उनकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन कोई उस पहुंचने को तैयार नहीं। आंसू पहुंचने को तैयार नहीं। स्थिति को समझिए। अब खबर क्या है? खबर यह है कि यशोधरा राजे सिंधिया, ये जो तमाम नाम देख रहे हैं ना, क्योंकि चर्चा जो चल रही है मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्री हैं उनमें से बड़ी संख्या में मंत्रियों के टिकट कटने वाले यकीन मानिए आप, ऐसे लोग जो गर्दन टेढ़ी कर घूमते हैं। अब जैसे ये ओपीएस भदौरिया का चेहरा सामने आपके बना हुआ है, जीत नहीं पा रहे। पार्टी गंभीरता से विचार कर रही है। आपके सामने जो सिंधिया समर्थक मंत्री हैं रायसेन से, जीत नहीं पा रहे हैं। पार्टी सोच रही है, विचार कर रही है कि इनकी जगह किसे लड़ा जाए। प्रद्युमन सिंह तो खैर जीत रहे, उनकी स्थिति बेहतर अगर ठीक ठाक चुनाव लड़े। तमाम ऐसे चेहरे जिनका मैं जिक्र कर रहा था, तमाम ऐसी स्थिति है। राहुल लोधी, पार्टी भरोसा कर रही है, पार्टी भरोसा करते हुए बड़े तौर पर भी देख रही है। राजेंद्र शुक्ला, पार्टी मानती है कि जीत जाएंगे, इसलिए मंत्री बनाया गया। तमाम ऐसे चेहरे हैं जिन पर विचार किया जा रहा है, और यकीन मानिए कि इन सब की नब्ज दिल्ली पहुंच चुकी है। इन सब के अब ये भाई साहब खिलावन साहब कमजोर स्थिति में, बहुत से ऐसे चेहरे हैं जिनकी स्थिति ठीक है, रिपोर्ट दिल्ली पहुंच चुकी है, हालत खराब है। राठखेड़ा साहब, हालत अच्छी नहीं है, स्थिति ठीक नहीं है। पार्टी गंभीरता से विचार कर रही है, इन्हें टिकट दें या नहीं दें। तुलसी सिलावट को खतरा नहीं है, टिकट मिल जाएगा। उषा ठाकुर उपस्थिति दर्ज कर चुकी हैं, संघ के खेमे में है, संघ की बात करती हैं, लेकिन पार्टी फिर भी विचार कर रही है। और जनाब जिनने भ्रष्टाचार किया है, जिनकी बातों में दम आ गया है, फोटो आते जा रहे हैं, समझते जाइए, मैं बोल रहा हूं उनको समझते जाइए। यशोधरा राजे सिंधिया चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं। पार्टी ने विचार किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि पार्टी इनसे किनारा कर ले। इनको और बेहतर स्थिति में पार्टी रख सकती है। अब हम बात कर लेते हैं यशोधरा राजे सिंधिया पे, चूंकि इनका अब फोटो बड़ी स्थिति में आ गया। क्या हारने का डर है? स्वाभाविक तौर पर। विजय रघुवंशी जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से शिवपुरी से उपस्थिति दे रहे हैं, सीट कमजोर है। हालांकि यशोधरा राजे सिंधिया ने एक चिट्ठी लिख दी, कभी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। समझदार है, पार्टी का संकेत भी है। उन्होंने अपने आप को इस रेस से बाहर कर लिया। चिट्ठी लिख दी है, पार्टी लीडर के पास पहुंच चुकी है, नेतृत्व के पास पहुंच चुकी है, गंभीरता से उस पर विचार भी किया जा रहा है।
और यशोधरा राजे चुनाव नहीं लड़ेंगी। यह साफ है, सारी चीजें खत्म। लेकिन क्या करेंगे? इतना आसान नहीं है कि यशोधरा राजे सिंधिया को पार्टी पीछे कर दे। राजस्थान में भी पीछे कर दोगे और ग्वालियर में भी कर दोगे। राजस्थान में तो होना स्वाभाविक है, तो किसी को तो आगे करना पड़ेगा। यशोधरा राजे सिंधिया ग्वालियर और गुना दोनों में से एक सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। गुना पर दावेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया ठोकेंगे, पार्टी टिकट देगी। सोचिए, क्योंकि केपी यादव से भी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए बोला गया है। केपी यादव तैयार नहीं, मना कर दिया, नहीं लड़ूंगा, क्योंकि लड़ूंगा तो मुझे हरवा दिया जाएगा। आप इस बात को समझिए। उनके समर्थक तैयार नहीं है उनके विधानसभा चुनाव लड़ने पर, कद भी छोटा हो जाएगा। इसलिए केपी यादव अड़ग है, नहीं लड़ूंगा, पहले ही बहुत बेइज्जत हो चुका हूं। तो गुना किसके पास, ग्वालियर किसके पास? दोनों ही लोकसभा पर दावेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया की। तो क्यों ना सिंधिया राजघराने के साथ सिंधिया राजघराने को खड़ा कर दिया जाए। इसलिए यशोधरा राजे सिंधिया लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, ग्वालियर से या फिर गुना से। संकेत को समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यह बात खत्म हो गई। ऐसे कई और मंत्री हैं जिनके टिकट कटने वाले हैं और उन्हें पता है कि टिकट कटने वाले हैं। उनकी विधानसभा बहुत कमजोर है, वहां पर कोई कोटा नहीं चलेगा, कोई कोटा नहीं चलेगा। यकीन मानिए, चाहे वो सिंधिया समर्थक हो या बीजेपी की किसी भी नेता के करीबी हो, जिनका नाम निकल कर आ रहा है वही चुनाव लड़ेंगे। यकीन मानिए, सूची आने दीजिए, आपको खुद इस बात का आभास हो जाएगा। और जो हार रहे हैं उनको टिकट नहीं मिल रहा है। जिनको जाना है वो जाएं, जिनको रहना है वो रहें। संकेत साफ हैं, हम रिस्क नहीं ले सकते। जो हार रहे हैं उनको टिकट नहीं मिलेगा, संकेत साफ। जो जीत रहे हैं उनके चेहरे भी सामने हैं। पार्टी उनसे रिस्क नहीं लेनी चाहती। उम्र सब बात की बात है। पहले चुनाव जीतना है, उम्र भी देख ली जाएगी, बाद में चीजों को समझ लिया जाएगा। एक चीज, कुछ और चेहरे हैं जो कि अभी आपके टीवी स्क्रीन पर आने वाले हैं, बड़े चेहरे, देश के हर मामले में वो अपनी बयान देते हैं। चाहे वो फिल्मों से जुड़ा हुआ मामला हो, राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, लेकिन बयान जरूर देते हैं। और ऐसी स्थिति में अब जैसे चर्चा कर लें जगदीश देवड़ा की, जिस सीट पर हैं वो सीट उतनी बेहतर नहीं है, क्या सीट चेंज करेंगे? इनकी सीट चेंज करने के बारे में भी चल रहा है, क्योंकि जहां पर ये चुनाव लड़ रहे हैं वहां की फाइट थोड़ी टफ है। तो क्या दूसरी जगह सीट, उज्जैन की सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं? यह भी विचार चल रहा है, पार्टी इस पर मंथन कर रही है। जो सीटें हैं, एक एक सीट पर चर्चा चल रही है। नरोत्तम मिश्रा, टिकट कटेगा या सदस्यता जाएगी? दोनों में से एक हो सकता है। इंतजार कीजिए, ज्यादा समय नहीं, बहुत कम समय बचा है, 2 हफ्ते मान लीजिए। पार्टी फैसला ले लेगी और सूची जारी हो जाएगी तो उसमें भी पता चल जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में नरोत्तम मिश्रा को लेकर विचार चल रहा है। जो चीजें हैं, जो सबूत हैं, जो तथ्य हैं, वो कोर्ट के पास पहुंच चुके हैं। इलेक्शन कमीशन भी इस पर विचार कर चुका है। अब पार्टी क्या इंतजार करे सदस्यता का, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का? सुप्रीम कोर्ट अपने आप दे देगा, या फिर पार्टी टिकट कटेगी। कुछ ना कुछ होगा, लेकिन पार्टी नरोत्तम मिश्रा को कोई ना कोई जिम्मेदारी देगी, वो संगठन में। दोनों में से कोई एक होगा, इंतजार कीजिए। ऐसे बहुत से चेहरे हैं, ऐसे बहुत से नाम हैं जिन पर गंभीरता से मंथन चल रहा है। और कभी कभी जिसको आप ज्यादा तवज्जो देते हैं, ज़्यादा तिलक लगाते हैं, ज़्यादा पूछ परख करते हैं, उनके साथ भी क्या होता है ये आपको पता है। बहुत सारी चीज़ें। हाँ, एक और बड़ी बात जिसका मैं जिक्र कर दूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में चर्चा चल रहा है, लगातार चर्चा चल रही है कि यशोधरा राजे सिंधिया ने जो शिवपुरी सीट खाली की है वहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव लड़ा जा रहा है। बिल्कुल नहीं लड़ाया जा रहा। ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उन्हें विधायक नहीं बनाया जाएगा, उन्हें विधानसभा का टिकट नहीं दिया जाएगा।
ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा सदस्य हैं, वो राज्यसभा सदस्य ही रहेंगे, वो केंद्र में मंत्री ही रहेंगे। उन्हें विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है क्योंकि लगातार इस बात को लेकर मंथन चल रहा है, चिंतन चल रहा है कि वो ग्वालियर की लश्करपुर से चुनाव लड़ेंगे या फिर शिवपुरी की विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि यशोधरा राजे सिंधिया ने वो सीट खाली कर दी। ज्योतिरादित्य सिंधिया विधानसभा चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। जितने भी सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए बोला गया था, वो 15 दिन पहले बोल दिया गया था। सूची आने के 15 दिन पहले संकेत दे दिए थे। उन सब ने अपनी एक एक सीट ढूंढ ली थी। उस सीट पर उन्होंने विचार करना शुरू कर दिया था। उनमें से 1 या 2 सांसदों को छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई सांसद चुनाव लड़ना नहीं चाहता था। लेकिन पार्टी का फरमान कि चुनाव तो लड़ना पड़ेगा, तो चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। यशोधरा राजे सिंधिया अगर चुनाव नहीं लड़ रही हैं तो आप ये मत भूलिएगा कि वो राजनीति से हट गई। वो आपको लोकसभा में दिखाई देंगी, पार्टी उनको लोकसभा में टिकट देंगी। लेकिन उसके पहले पार्टी राजस्थान का तापमान चेक करेगी, क्योंकि राजस्थान के तापमान में घटेगा बढ़ेगा उसमें बड़ी भूमिका वसुंधरा राजे सिंधिया की है। और वहां का वो जो तापमान होगा, उसी तापमान का असर यशोधरा राजे सिंधिया पर देखा जाएगा कितना है, और उसके बाद वो तय किया जाएगा। लेकिन यशोधरा राजे सिंधिया लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, ग्वालियर से या फिर गुना से, तय मान लीजिए। इंतजार बीडी शर्मा का, इंतजार केपी यादव का अगली सूची में कि वो चुनाव लड़ते हैं क्या। और सूची बहुत रोचक है, यकीन मानिए। कोई अगर इस बात का दावा कर रहा है कि नहीं मैं तो चुनाव लड़ूंगा, विधायक हूं, इतने साल से हूं, मैं तो मंत्री हूं, बड़ा आदमी हूं, इतने साल से हूं, मुझे कोई हरा ही नहीं सकता, गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए। हां, मंत्रिमंडल में कुछ लोग हैं जो चुनाव जीत सकते हैं, उन्हें कोई नहीं हरा सकता, जिसमें भोपाल के भी हैं, बुंदेलखंड के भी चेहरे हैं, मालवा के भी चेहरे हैं। उन्हें बरकरार रखा जाएगा क्योंकि एक ही क्राइटेरिया है जीतने का, क्राइटेरिया जिताऊ क्राइटेरिया। और चेहरे पर तो चुनाव लड़ा ही नहीं जा रहा, तो जो प्रदेश का चेहरा है उस पर भी गंभीरता से विचार हो रहा है कि उन्हें चुनाव लड़ाया जाए या फिर पूरे प्रदेश में 230 सीटों पर काम किया जाए। इंतजार कीजिए, चौंकाने वाला फैसला वहां भी आ रहा है। तो ये बात मध्य प्रदेश की हुई। मध्य प्रदेश में दौरे प्रधानमंत्री के हैं, 2 तारीख को चंबल जा रहे हैं, 5 तारीख को फिर मध्य प्रदेश आ रहे हैं। उसके बाद सूची आ जाएगी आपके सामने, आपको पता चल जाएगा कि बीजेपी की मानसिक स्थिति क्या है। और आचार संहिता भी 8-9 तारीख के आसपास या इन्हीं तारीख में आचार संहिता भी लग जाएगी, यह भी मान लीजिएगा। तो बस मध्य प्रदेश के तापमान का इंतजार कीजिए, तापमान किस तरीके का है। और मंत्रिमंडल में भी आने वाले समय में बीजेपी की सरकार बनी, एक नई बीजेपी आपको दिखाई देगी, नया संकेत, नई सुबह, नई राजनीति। अब देखते जाइए। आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की राजनीति क्या कह रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी बड़ा संकेत निकल कर आने वाला है। छत्तीसगढ़ से भी पार्टी ने तैयारी कर ली है, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो ये साफ है कि मध्य प्रदेश में चुनाव कांटे की टक्कर का है। और जो चुनाव है वो करीब करीब 2018 का जो परिणाम आया था उसके इर्द गिर्द होगा। 10 सीटों के आसपास चीजें नजर आएंगी। लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में भी कुछ सांसदों को चुनाव लड़ाया जा रहा है। वो सांसद कौन हो सकते हैं, वो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। गोमती साहब रायगढ़ से चुनाव लड़ रही हैं, संकेत साफ हो चुके हैं, उनको संकेत दे दिए गए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब छत्तीसगढ़ के दौरे पर गए थे तो रायगढ़ में आपने देखा होगा मंच पर 3 लोग मौजूद थे। मंच पर 3 लोग कौन, नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव, केंद्र में मंत्री रेणुका सिंह और रायगढ़ की सांसद गोमती साय। आपके सामने गोमती साय हैं, ये विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। सुनील सोनी का भी नाम चल रहा है, संतोष पांडे जो कि राजनांदगांव से है उनका भी नाम चल रहा है, उनके भी चुनाव लड़ने की बात चल रही है। और पार्टी चाहती है कि अरुण साव को भी विधानसभा चुनाव लड़ाए। अरुण साव जो कि ओबीसी वर्ग से आते हैं। छत्तीसगढ़ में ओबीसी समुदाय बहुत जरूरी है, इसलिए पार्टी ने एक रणनीति के तहत सीएलपी लीडर भी ओबीसी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी ओबीसी। आदिवासी छूट रहा है, उस पर संघ काम कर रहा है, क्योंकि बस्तर और सरगुजा
अगर लोग ये सोचते हैं कि इस बार भूपेश बघेल फिर से क्लीन स्वीप करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि संघ और संगठन बहुत गंभीरता से काम कर रहा है। और बस्तर सरगुजा, जिसको पिछली बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो उसमें बस्तर और सरगुजा का बहुत बड़ा महत्व था। बस्तर और सरगुजा में बीजेपी बराबर बराबर की टक्कर में आ गई। अब बीजेपी का समीकरण समझिए। बीजेपी का समीकरण है कि बस्तर और सरगुजा में अगर हम बराबर बराबर की टक्कर में आते हैं, तो छत्तीसगढ़ में जो शहरी सीट हैं उनकी संख्या 40 है, जहां बीजेपी का प्रभाव है। और आपको भी पता है, देश के किसी भी राज्य में चले जाइए, जो शहरों की सीट है वहां पर बीजेपी हमेशा आगे रहती है, वहां पर बीजेपी की उपस्थिति रहती है। और जो शहरी मतदाता है वो दूसरी पार्टी से ज्यादा बीजेपी को पसंद करते हैं। तो जो शहर की, छत्तीसगढ़ की शहर की 40 सीटें हैं, उनमें बीजेपी ने उपस्थिति देना शुरू कर दिया। तो क्लीन स्वीप तो नहीं है, बीजेपी फाइट में आ रही है, बीजेपी लड़ने की स्थिति में आ रही है। यह बात सही है कि छत्तीसगढ़ में कोई चेहरा नहीं है, तो बीजेपी को केंद्रीय नेतृत्व को चेहरा चाहिए भी नहीं। वो चाहती है जो जिस जिले का नेता है वो उस जिले में उपस्थिति दर्ज करे। और इसलिए छत्तीसगढ़ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे बढ़ गए हैं, केंद्रीय नेतृत्व के दौरे बढ़ गए हैं। वो केवल जमीनी यानी कि ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। चेहरा हटा दो, खेल खत्म, क्योंकि चेहरे की लड़ाई। ब्रज मोहन अग्रवाल की उपस्थिति, अमर अग्रवाल की उपस्थिति, राजेश मूणत की उपस्थिति, प्रेम प्रकाश पांडे की उपस्थिति, क्योंकि पिछली बार अगर आप मंत्रिमंडल उठा के देखें तो मंत्रिमंडल का आधे से ज्यादा हिस्सा सामान्य वर्ग के लोगों का था, जबकि यहां ऐसा नहीं। छत्तीसगढ़ में अगर कुछ चेहरों को छोड़ दिया जाए तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से, बहुत ही सोची समझ हर वर्ग को शामिल करने की कोशिश की। और छत्तीसगढ़ में पिछली बार जो सामान्य वर्ग यानी कि क्षत्रिय समाज को 15 साल तक रमन सिंह के चेहरे के तौर पर दिया। तो चेहरा नहीं है, पार्टी ने कहा हम चेहरा रखेंगे नहीं, हम झगड़ा चाहते ही नहीं। तो हर जिले को एक नेता स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि जो रणनीति छत्तीसगढ़ में, वही रणनीति यहां बनाने की कोशिश की जा रही है। और जो चेहरा आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये सब डार्क हॉर्स है छत्तीसगढ़ की राजनीति के, इन्हें लड़ाया जाएगा। संकेत साफ है। अरुण साहब को भी बोला गया है कि कोशिश कीजिए, एक सीट देख लीजिए। और गोमती साहब, उन्होंने तो विधानसभा में काम भी शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने क्षेत्र में लोगों से उस विधानसभा में जिससे वो चुनाव लड़ रही हैं संपर्क करना शुरू कर दिया। आप पता कर लीजिए। तो बीजेपी की रणनीति भी वही है जो मध्य प्रदेश में है। राजस्थान में इंतजार किया जा रहा है। राजस्थान में कल भी देर रात तक बैठक चली। अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष, तमाम नेताओं से 1 to 1 बैठक हुई और नब्ज टटोलने की कोशिश की, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर वसुंधरा राजे राजस्थान में अपनी पैठ और पकड़ रखती। तो वहां पर 2 रणनीतियां हैं। माइनस वसुंधरा, हम विधानसभा चुनाव कैसे लड़ेंगे, और वसुंधरा राजे के साथ मन से विधानसभा चुनाव कैसे लड़ेंगे। जो पार्टी ने रणनीति बनाई है, पार्टी ने जो रोड मैप बनाया है, अगर वसुंधरा राजे बीजेपी के साथ मन से चुनाव लड़ती हैं तो बीजेपी ने टारगेट रखा 140 सीटों का। और अगर मन से नहीं लड़ती हैं, सरकार हम तब भी बनाएंगे 115 और 120 सीटों के साथ। इस पर काम चल रहा है। एक एक विधानसभा सीट के साथ मंथन चल रहा है। तो बीजेपी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में टक्कर होगी, कांटे की टक्कर होगी, बराबर पर आकर टक्कर होगी। उपस्थिति बीजेपी बेहतर देने वाली है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी गेन कर रही है धीरे धीरे, लेकिन कांग्रेस से वो अभी भी पीछे, वहां पहुंच नहीं पाई है। भारतीय राजनीति के चाणक्य अमित शाह वहां क्या खेल करेंगे, कौन सा जादू करेंगे, इसके लिए सब लोग इंतजार कर रहे हैं। वो ऐसा कौन सा खेल करने वाले हैं कि बीजेपी के कांग्रेस के बराबर आ जाएगी, बराबर में आकर खड़ी हो जाएगी। क्या वाकई ऐसी स्थिति होगी? क्योंकि अब भी यह सच है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अभी भी बीजेपी से ऊपर है। कितनी ऊपर है? जब सारे विधानसभा के सीटों के नाम सामने आ जाएंगे तो परिणाम अपने आप सामने निकल कर आ जाएगा, मध्य प्रदेश का और छत्तीसगढ़ का। अब मध्य प्रदेश में स्थिति क्या है? मध्य प्रदेश में बीजेपी को सिर्फ एक ही चीज का ख्याल रखना है कि जिन मंत्रियों को वो टिकट काट रही है और जिन विधायकों के वो टिकट काट रही है, करीब 35 विधायकों के टिकट कर सकते हैं, वो विद्रोह ना करें।
अगर उन्होंने विद्रोह किया, अगर उन्होंने दुश्मनी निकाली, अगर उन्होंने बीजेपी के संगठन के लोगों की बात नहीं मानी, तो बीजेपी के लिए दिक्कत हो सकती है, यानी कि दुधारू तलवार। आप जो गुजरात मॉडल लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं या केंद्र की जो अपना एक विजन है, अगर उसे लागू करने की कोशिश कर रहे हैं और स्थानीय नेतृत्व ने या स्थानीय नेताओं ने उसे नकार दिया, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी को दिक्कत हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। लेकिन पार्टी इस बात को गंभीरता से समझ रही है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में जो बड़े पार्टी में ही, बीजेपी में ही बड़े यानी कि बहुत बड़े पदों पर जो लोग बैठे हैं, क्या उनके मन में भी ऐसा है कि बीजेपी की सरकार ना बने? पार्टी इसे भी समझ रही है, इसलिए बहुत करीब से माइक्रोस्कोप लगाकर देख रही है कि आप क्या कर रहे हो, आपका मूवमेंट क्या है, आप किससे बात कर रहे हैं, आप किसके संपर्क में हैं, आपकी रणनीति क्या है। इसलिए गलतफहमी में मत रहिएगा। ये आज की बीजेपी है और ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बीजेपी है। थोड़ा संभल के रहिएगा। फिलहाल इतना ही। आपको और इस चुनाव की कहानी और तापमान के बारे में बताता रहूंगा। फिलहाल मनोज मनु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।